This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. बच्चे हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, उसमें हमने कल टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म कॉस्ट डिस्कस की थी। 7 टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म कॉस्ट हमने डिस्कस की थी। सबसे पहली फिक्स कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ मुंसलिक नहीं होती कि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी तो कम हो जाएगी। ऐसी कॉस्ट जो कि कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से इस कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट कहलाती है। याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट रहती है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट रहती है और एवरेज फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से हमेशा कम होती है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकंड वन में। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? हमने कहा था कि इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये रेशियो है फिक्स कॉस्ट की यूनिट प्रोड्यूस के साथ। फिक्स कॉस्ट ओवर यूनिट प्रोड्यूस, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और ये प्रोडक्शन के बढ़ने से हमेशा कम होती है। वेरिएबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम होगी तो कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये रेशियो होती है वेरिएबल कॉस्ट टू यूनिट प्रोड्यूस्ड। उसके बाद बचे टोटल कॉस्ट, सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कहलाती है। एवरेज टोटल कॉस्ट बचे, टोटल कॉस्ट ओवर यूनिट प्रोड्यूस की रेशियो को एवरेज टोटल कॉस्ट कहते हैं। जी बच्चे, नेक्स्ट इसका हमने एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था। हमने कहा था एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट वन बच्चे, मार्जिनल कॉस्ट, change in total cost due to production of an additional unit, due to change in production या additional unit की production से total cost में जितना change आए वो marginal cost कहलाती है। इसके लिए हम दो formulas यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला, MC is equal to change in total cost over change in output, और MC is equal to change in variable cost over change in output। ठीक हो गया जी बच्चे? फिर बच्चे हमने इसके बाद टेबल बनाया था।
यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई। इसके बाद हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, ये टेबल आपके सामने, क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये कंप्लीट टेबल हमने बनाया। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम कॉलम फिल करेंगे मार्जिनल कॉस्ट का। क्वांटिटी हमने 0 to 8 अज्यूम कर ली, फिक्स कॉस्ट 10 ही है, ये हमने ये assumption ले ली। मार्जिनल कॉस्ट की फिगर्स हमने ले ली। मार्जिनल कॉस्ट की फिगर लिखने के बाद हमने पूरे टेबल को इसकी मदद से मुकम्मल करना सीखा। सबसे पहले हमने मार्जिनल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट डिटरमिन की, फिक्स कॉस्ट हमने 10 अज्यूम की थी हुई थी, फिर हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सम किया तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होगी बच्चे। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला तो सिंपल है कि फिक्स कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दें, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसी तरह से बच्चे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दें। और एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए भी बच्चे दो काम किए जा सकते हैं, या तो ये करें कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को सम कर ले। देखें जैसे एक यूनिट जब प्रोड्यूस किया था तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू है 5, 10 प्लस 5 करे 15 फिगर बन जाती है। सेकंड यूनिट के केस में बच्चे एवरेज फिक्स कॉस्ट 5 है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू है 4.5, 5 प्लस 4.5 को सम किया 9.5 फिगर बन गई बच्चे। एंड सो या एक दूसरा भी ये था कि हम टोटल कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते जाएं। टोटल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट पे 15 है, 15 को 1 से डिवाइड किया, आंसर 15 बन गया। सेकंड वन केस में 19 है, 19 को 2 पे डिवाइड किया 9.5 एंड सो। जी बच्चे मुझे बताइएगा इस पॉइंट तक आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ में ना आई हो? जी ठीक है, तो राना अहमद साहब आज आए हुए हैं। बच्चे अब हम डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा भी था कि हम डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। जी बच्चे ये देख लें। जी बच्चे, अच्छा बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं। मैं आपके सामने टेबल बनाने, मैंने टेबल बनाया है। अब टेबल में 7 की 7 कॉस्ट है। मैं टेबल अगेन ओपन करता हूं और आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। हमने डायग्राम बनानी है इस तरह से कि एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट की डायग्राम अलहदा से बनाएंगे और टोटल की अलहदा से बनाएंगे, जैसे फिक्स, वेरिएबल और टोटल कॉस्ट, इन तीन कॉस्ट की अलहदा से बनाएंगे और अगली 4 कॉस्ट की डायग्राम अलहदा से बनाएंगे। अब आपने मुझे बताना है
कि वाई एक्सिस के अलोंग किस वेरिएबल को मेजर करेंगे और एक्स एक्सिस के अलोंग किस वेरिएबल को मेजर करेंगे। और मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे मुझे बताएंगे नहीं, तब तक मैं फर्दर मूव नहीं करूंगा। बच्चे जल्दी करें। शाबाश, बिल्कुल ठीक। रिदा फातिमा ने, बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। अरीबा ने भी ठीक बता दिया, बिल्कुल सही है जी। यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, चौधरी तलहा साहब ने भी ठीक बताया। y के अलोंग mc और x के अलोंग क्वांटिटी। एक बात ठीक बताई है नुमैर आपने, और आपने मेरी दूसरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा कि पहले हम टोटल की डायग्राम बनाएंगे, टोटल के लिए जैसे फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इनमें से मींस टू से, बड़ी सिंपल सी बात, कॉस्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और यूनिट्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का कर्व बनाना चाहते हैं तो तब ये तीनों वैल्यूज को आप वाई एक्सिस के अलोंग मेजर करें। और अगर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का यूनिट्स के साथ रिलेशनशिप शो करवाना चाहते हैं तो तब यूनिट्स को आप एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल एंड मार्जिनल कॉस्ट को आप वाई एक्सिस के अलोंग मेजर करें। तो बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश, एक्सीलेंट। आप लोगों को ये बात पता है। कॉस्ट में बचे हम फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इसको यूनिट प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, सिंपल यूनिट्स भी कह सकता हूं, इसको मैं क्वांटिटी भी कह सकता हूं, क्योंकि यूनिट्स क्वांटिटी ही होती है, क्यू से ही लिखता हूं मैं। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, सबसे पहला कर्व, फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा होगा? फिक्स कॉस्ट का कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। मैं सिंपल ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग वैल्यूज की मदद से ड्रॉ कर लीजिएगा घर में। ठीक होगा जी बच्चे, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप देख लें, जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट का कर्व याद रखिएगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा। रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ओरिजिन से, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब रहा कर्व टोटल कॉस्ट का कर्व। अब हम टोटल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करने लगे। टोटल कॉस्ट का कर्व हमेशा फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगा, ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। आप याद कीजिएगा, कल मैंने आपको एक नोट लिखवाया था। मैंने आपसे कहा था जब हम कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी? फिक्स कॉस्ट के। इसी वजह से टोटल कॉस्ट का कर्व हमेशा वाई इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा। बच्चे याद आई बात? ये कर्व है टोटल कॉस्ट। ठीक है जी बच्चे, तो ये कर्व बच्चे हमने ड्रॉ कर दिए, किसका? टोटल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का। बच्चे ये स्ट्रेट लाइन कर्व भी ड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्रीज के केस में
ये कर्व ऐसे ड्रॉ होते हैं। टोटल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ किया जा सकता है, और हैंडआउट्स में स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ हुआ है, और साथ ये मेंशन हुआ है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज के केस में ये कर्व ऐसा होता है। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। आपसे अगर एग्जाम में एक एमसीक्यूज आ जाए, गौर से बताइएगा मुझे, मैं आपके साथ वो एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में, उन्होंने कहा कि ये कौन सी कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ेगी, कौन सी कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ेगी, बताइएगा कौन सी कॉस्ट। जवेरिया तारिक बिल्कुल ठीक, शाबाश। अहमद अली वेरिएबल कॉस्ट, जवेरिया ने कहा है टोटल कॉस्ट, अहमद साहब ने कहा है वेरिएबल कॉस्ट। जी बच्चे, एक और बच्चे का मैसेज आया है वेरिएबल कॉस्ट, रुआ वेरिएबल कॉस्ट, जिदा फातिमा वेरिएबल कॉस्ट, नुमैर खान वेरिएबल कॉस्ट, अरीबा इब्राहिम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, शाबाश। और किसी बच्चे का कोई जवाब? ठीक हो गया जी। तलहा साहब आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, राना अहमद साहब आप बच्चे सो तो नहीं रहे? हाँ, राना अहमद मुख्तार साहब ने पहले ही जवाब दिया था, सबसे पहला जवाब उन्हीं का ही रिसीव हुआ था। जी जी जी, माजरत खाऊं जी मैं। चौधरी तलहा साहब आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इशमाम बच्चे आपने कोई जवाब नहीं दिया। आमना, परवा, इम्तियाज बच्चे आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। अच्छा, सोच रहे हैं अभी आप। बच्चे मैंने कल का लिंक भी शेयर कर दिया था, तो फिर भी नहीं देख पाए आप। कोशिश कीजिएगा, आज लाजमी देखिएगा। जी, जुबैर रजाक साहब ने भी जवाब दे दिया जी, वेरिएबल कॉस्ट। सही है जी बच्चे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप सब लोगों का 50% आंसर ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज में आपको पता है आपसे गलती हो जाएगी। ये बच्चे वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट दोनों ही होती हैं। देखें, आपको कर्व से नहीं पता चल रहा, आपको कर्व से नहीं पता चल रहा कि प्रोडक्शन बढ़ रही है और दोनों कॉस्ट हमेशा बढ़ रही हैं। ये आपके सामने है डायग्राम। जी मुझे बताइएगा, बात समझ में आई है अब? देखिए एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है जी। तो ये दोनों कर्व्स होते हैं। देखिए वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली टोटल कॉस्ट किसका सम है? वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का। अगर वेरिएबल बढ़ेगी तो टोटल भी बढ़ेगी। शाबाश, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया। पहले आपका आंसर 50% करेक्ट था, अब आपका आंसर 100% करेक्ट है कि दोनों कॉस्ट, क्योंकि बेसिकली टोटल कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम है। अगर आप कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो टोटल भी तो बढ़ेगी ना। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब हम कर्व बनाने वाले हैं। अब हम कर्व बनाएंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल और मार्जिनल कॉस्ट। एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बचे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। अच्छा बच्चे, मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करने के बाद इरेज कर दूं, ठीक है? क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे रिलेशनशिप बताना है, बाकी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये होता है बच्चे एवरेज फिक्स कॉस्ट का।
एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप हमेशा डिक्रीजिंग होती है। आपने प्रोडक्शन बढ़ाई, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी और मुसलसल कम होती जाएगी। अब आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से हमेशा कम होती है? बताएं कौन सी कॉस्ट है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं, फिक्स कॉस्ट टोटल रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। समझ आ रही है ना? आप साथ साथ एमसीक्यूज भी प्रिपेयर होते जा रहे हैं। जब मैं आपको एमसीक्यूज करवाने शुरू करूंगा तो आप लोगों को तब कोई गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। जी बच्चे, देखे अब डायग्राम तो देख लिया आपने, जरा कैलकुलेशन भी देखें। हमने एक यूनिट प्रोड्यूस किया 10, दो यूनिट प्रोड्यूस किया 5, तीन यूनिट प्रोड्यूस किया 3.3। ये क्या होती है? ये स्प्रेड होती जा रही है ओवर 3 यूनिट्स। पहली फिक्स कॉस्ट सिर्फ एक ही यूनिट पे स्प्रेड हो रही है, उसके बाद जब हमने दो यूनिट बना दिए तो अब फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज की दो यूनिट पे स्प्रेड हो जाएगी इक्वल प्रोपोर्शन से। 5 रुपीज की एक यूनिट पे, 5 रुपीज की एक यूनिट पे। मैं उसकी एक मिसाल लेता हूँ बच्चे। मैंने एक रूम रेंट पे लिया और बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। रूम का किराया 10,000 रुपीज है और सिर्फ एक ही बच्चा है, एक ही स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट एलोकेट होगी उसी पे ही। अच्छा, अगर दो स्टूडेंट्स हो जाएं तो स्प्रेड हो जाएगी उन दोनों के इन बिटवीन 5,000 5,000, तो मतलब पर यूनिट 5,000 कॉस्ट। बात समझा पाए? अच्छा, अब अगर एक और फर्दर स्टूडेंट इन बढ़ जाए तो अब कितने स्टूडेंट्स हो गए? 3 स्टूडेंट्स। अब पर स्टूडेंट मेरी कॉस्ट 3,333 रुपीज। ठीक है जी बच्चे, तो क्या होता जा रहा है? यूनिट के इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन के इंक्रीज हो जाने से एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि वो स्प्रेड हो जाती है अमंग यूनिट्स, अमंग प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जब वो एलोकेट होगी अमंग प्रोडक्शन, स्प्रेड हो जाएगी अमंग प्रोडक्शन, तो वो कम होती जाएगी। तो देख ले, मुसलसल कम होती जा रही है। 2.5 टू 1.67, 1.42, 1.25। बात समझा पाया हूं? आप में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन अगर है एवरेज फिक्स कॉस्ट में तो मेरे से पूछे। जी ठीक हो गया जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब इजाजत है, मैं इरेज कर दूं इसको? जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब मैं कब बनाने वाला हूं एवरेज वेरिएबल और एवरेज टोटल कॉस्ट? जी बच्चे, आप बना लीजिएगा। मुझे पता है यहाँ पे रिलेशनशिप किसका शो करवाना है। मुझे एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल और शो करवाना है मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप ज्यादा। इसके रिलेशनशिप में बस यही बात थी। ये डायग्राम अब दरमियान में अगर आ रही होती तो आप लोगों को शायद मैं इतने अच्छे से बात समझा ना पाता। इस वजह से आपकी इजाजत से मैंने उसको इरेज कर दिया। अगर आप कहेंगे तो डायग्राम बनाने के बाद भी ये बना दूंगा, क्योंकि अब रिलेशनशिप में ये लाइन अगर आ रही होगी तो मैंने कहा कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। बाकी हमने इसका जिक्र नहीं करना अब इसके बाद, एक जगह पे करना है, वो हम करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। तब मैं दोबारा समझा दूंगा ये बात। ठीक है ना? ठीक हो गया बच्चे? अच्छा बच्चे, अब बच्चे हम सबसे पहले बनाने वाले हैं, पहले मैं बनाता हूं एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व। बल्कि मैं जी एवरेज टोटल, ये है बच्चे एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा बच्चे, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं कब बनाने वाला हूं मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ये है बच्चे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ठीक हो गया बच्चे। अब स्टेप बाय स्टेप हमने इन तीनों कर्व्स को जरा एक्सप्लेन करना। ये ऐसे कर्व्स बनते हैं। वो कैसे, पहले जरा डायग्राम से समझिएगा। पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को समझ लें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले था 5, कम हुआ 4.5, डिक्रीज हो गया 3.67, कम हो गया मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया। पहले डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया 7.5, 3.75, फिर 4.4, 5.5, 7 और फिर 9। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या होती है। जवाब बताएं क्या होगी शेप। पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है। कौन सा अल्फा अल्फाबेट्स ऐसा होता है? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया राना अहमद मुख्तार। नहीं बच्चे, शुएब, जे नहीं होता बच्चे, जे नहीं होता। जे के केस में अगर आप ऐसे बनाएंगे तो पहले इंक्रीज होना चाहिए फिर डिक्रीज होना चाहिए। ये कब बनना चाहिए? ठीक है ना। ये तो कम हो रहा है, तो ये अहमद मुख्तार साहब ने कहा ये तो यू शेप है, पहले कम होगी मिनिमम पॉइंट पे जाएगी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो ये यू शेप बन गई है। वो के एक्चुअली एग्जैक्टली यू नहीं बनता, लेकिन है तो वही ट्रेंड है ना। पहले कम होता है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या होती है? यू शेप। सवाल समझ में आ गया जी, और जवाब भी समझ में आ गया। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या होती है, आपने कहा यू शेप। एग्जामिनर ने कहा जी अच्छा, यू शेप होती है वाई, क्यों होती है? अब इसका जवाब भी देना, दे सकते हैं आप लोग, दीजिएगा फिर अगर दे सकते हैं तो। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम क्यों हो रही थी इनिशियली? ये पहले डिक्रीज होने की रीजन फिर उसके बाद इंक्रीज होने की रीजन, ऐसा क्यों है? जी, इसकी रीजन मैं अब आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये तो पॉइंट आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं। जी, अच्छा बच्चे, हम बात कर रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के केस में। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के केस में हम कहते हैं जब तक हम नॉर्मल कैपेसिटी, हमारे प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो नॉर्मल कैपेसिटी है। जब तक हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं एट नॉर्मल कैपेसिटी, जब तक हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं एट नॉर्मल कैपेसिटी, जब तक हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं एट नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है जी बच्चे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर रही होती है with the increase in production, with the increase in production at normal capacity। जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपनी नॉर्मल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रही हो तो हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। अच्छा, जैसे ही ये बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी, पे मूव करेंगी तो क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी with the increase in production।
ठीक हो गया जी बच्चे। बच्चे एट नॉर्मल कैपेसिटी, जब तक नॉर्मल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे ही नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा, जैसे ओवर टाइम लेबर से, तो आपको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ओवर टाइम रेट ज्यादा होता है लेबर का। जैसे नॉर्मल में लेबर अगर पर यूनिट 10 रुपए चार्ज कर रही है, तो ओवर टाइम में वही यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए लेबर 12 रुपए 15 रुपए चार्ज करेगी। ओवर टाइम में रेट ज्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा नॉर्मल कैपेसिटी पे काम किया तो 10 रुपए देने पड़ रहे हैं। जैसे ही नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा काम किया, नॉर्मल कैपेसिटी से बियॉन्ड मूव किए, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो फिर हमने कहा कि नॉर्मल कैपेसिटी तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है प्रोडक्शन के बढ़ने से। लेकिन जैसे ही नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं होगी बल्कि बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया ना बच्चे? तो अब ये याद रखेंगे आप लोग बात। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अब डिस्कस कर लिया। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे? आपसे पूछा जाएगा जी बताइएगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या होती है, आप कहेंगे यू शेप। एग्जामिनर पूछेगा क्यों होती है यू शेप, आप कहेंगे जब तक नॉर्मल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करती है, तो इनिशियली डिक्रीज करती है, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। उसके बाद जैसे ही बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब फर्दर डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज इंक्रीज होने की वजह से इसकी शेप क्या बन जाती है, पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है, यू शेप बन जाती है। सही हो गया बच्चे? बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब ये आपके सामने बच्चे सिचुएशन अगेन देख लें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले कम हुई, मिनिमम पॉइंट पे पहुंची, फिर उसके बाद इंक्रीज होती जा रही है। अब मेरा सवाल दोबारा आप लोगों से है, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ एवरेज टोटल कॉस्ट की शेप क्या होती है, उसकी बात बतानी है। एवरेज टोटल कॉस्ट की शेप क्या होती है? यू शेप। शाबाश। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या होती है? यू शेप। अब रीजन बता सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप यू शेप क्यों होती है? जी बच्चे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप यू शेप क्यों होती है? रीजन बता सकते हैं मुझे? सेम रीजन हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं भी आपको बताने लगा हूं, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। बच्चे मैंने आपके साथ चैप्टर 5 शेयर कर दिया था ना? जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर मुझे गाइड करने के बारे में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, एवरेज टोटल कॉस्ट की मैं बात करने वाला हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा। आपने कहा सबसे पहले ये देखना है कि एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है।
एवरेज टोटल कॉस्ट सम होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का बिहेवियर देखना पड़ेगा, इन दोनों का बिहेवियर देखना पड़ेगा। अब दोनों के बिहेवियर में क्या, पहली बात तो ये है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डिक्रीज करती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मल कैपेसिटी तक डिक्रीज करती है। अच्छा, इसका मतलब इनिशियली जब दोनों ही डिक्रीज कर रही हैं, ये भी डिक्रीज कर रही है, ये भी डिक्रीज कर रही है इनिशियली या एट नॉर्मल कैपेसिटी, तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, अब जैसे ही बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी हुई, ये आपको ऐसे बात नहीं करनी, लेकिन मैं सिर्फ समझाते हुए ये कर रहा हूं। आपको पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हमेशा ही डिक्रीज करती है, उसका तो बिहेवियर यही है। अब क्या होगा, अब ये दोनों एक दूसरे को ऑफसेट कर रही हैं। ऑफसेट का मतलब क्या है, इसका इंक्रीज होना मोर है, ज्यादा है, और इसका डिक्रीज होना लेस है। तो बताएं नेट इफेक्ट किसका आएगा, इंक्रीज होने के नेट इफेक्ट आ जाएगा। जब इंक्रीज ये ज्यादा रेट से हो रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रही है कम रेट से, तो नेट ऑफ करेंगे, तो नेट ऑफ करने से इफेक्ट किसका ज्यादा आ जाएगा, इंक्रीज होने का। तो ओवरऑल क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट पहले डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद इंक्रीज होती है। उसकी रीजन क्या है, रीजन यही है, लेकिन हमें बताना दोनों लिहाज से। तो ये देखेंगे आपके सामने टेबल है, ये देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो यहां तक डिक्रीज हो रही, बट एवरेज टोटल कॉस्ट 6.25 तक डिक्रीज हो रही है। इसके बाद इसने इंक्रीज होना शुरू कर दिया। अब इंक्रीज होना कैसे, देखें एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुई, इसके डिक्रीज होने का इफेक्ट कितने से आ रहा है, सिर्फ 0.5 से डिक्रीज होने का इफेक्ट, और इसका इंक्रीज होने का इफेक्ट बताइएगा इससे यहां तक कितना इफेक्ट है, कैलकुलेट करके मुझे बताएं। 4.5 से 4.4 माइनस 3.75, ये है जी 0.65। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, 0.15 से इंक्रीज होगी, ऐसा ही है ना। 0.65 से इंक्रीज, 0.5 से डिक्रीज, नेट इफेक्ट क्या हुआ, 0.15 से इंक्रीज। अब ऐसा ही करें, 6.125 में 0.15 ऐड करेंगे, फिगर बन रही है 6.40। बात समझा पाया हूं मैं आपको। बात क्लियर हो गई। अच्छा, मुझे 1 मिनट देते हैं अगर आप लोग की इजाजत हो। जी बच्चे, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, चैप्टर 5 ठीक हो गया।
सबसे पहले बच्चे फर्म और इंडस्ट्री की डेफिनेशन है। फर्म क्या होती है और इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे जैसे निषाद टेक्सटाइल मिल, कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी, एक यूनिट, इसे फर्म कहते हैं। इसी तरह से सफायर टेक्सटाइल मिल, इसी तरह से डबल ए कॉटन, इसी तरह से बच्चे बाहुमन टेक्सटाइल, इसी तरह से बच्चे क्रीसेंट टेक्सटाइल, और भी बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनीज हैं। एक कंपनी के बारे में बात करेंगे तो उसे बोलेंगे एक फर्म। और अगर तमाम टेक्सटाइल कंपनीज को कलेक्टिवली बोला जाए तो उसके लिए वर्ड बोला जाता है इंडस्ट्री। सिमिलर प्रोडक्ट या सेम प्रोडक्ट में डील करने वाली तमाम कंपनीज को, तमाम फर्म्स को कलेक्टिवली, मजमूई तौर पे हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है, फर्म और इंडस्ट्री का फर्क समझ में आ गया। अच्छा बच्चे, इम्प्लीसिट कॉस्ट की डेफिनेशन हमने सबसे पहले स्टार्ट में डिस्कस की थी, और एक्सप्लीसिट, और साथ ये मैंने आप लोगों को बात समझाई थी। शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड, वेरी लॉन्ग रन, और उसके बाद शॉर्ट रन कॉस्ट स्टार्ट की थी। फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसके बाद बचे वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल के दोनों कर्व्स मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन भी होता है, मोस्ट इंडस्ट्रीज के केस में ऐसा कर्व होता है। उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा बच्चे, अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा 2.2 नोट करें, ये आपका होमवर्क है, ये याद करना है आपने, रिटेन करना है बहुत अच्छे से। ये है वो आंसर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। इसको पढ़ें जरा एक दफा, पढ़ने के बाद मुझे बताएं कि आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें। जल्दी से पढ़िएगा। ये पास पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा बच्चे, मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूलाज। उसके बाद बच्चे, ये बच्चे मार्जिनल कॉस्ट के भी रिलेशनशिप 2.3.1 को इग्नोर करें, अभी इसको ना पढ़े, इसको छोड़ दे। अच्छा 2.5 टॉपिक, इसमें मैंने आज जो बातें आपके साथ, रिलेशनशिप जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसमें 3 बातें रह गई हैं। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं लिख दूंगा। वो ये है, इसमें 3 बातें क्या है। पहली बात, फर्स्ट वन, बच्चे जब मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। देख ले ये सिचुएशन, ये मार्जिनल कॉस्ट बिलो है इस सिचुएशन में, मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। मुझे बताइएगा पहली बात, अगर आपको समझ में आई है फिर मैं दूसरी बात करूंगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट। इसमें क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। ये भी बात क्लियर हो गई।
दोनों बातें क्लियर है? मुझे बताएं। राना अहमद साहब, रिदा फातिमा, फरवा, अरीबा, आमना, शुएब साहब, ठीक है जी, दुआ मलिक, जवेरिया तारिक, जुबैर साहब, तलहा साहब आपको क्लियर है, सुहेब, जैद, नुमैर खान, राना अहमद, मुख्तार साहब, सकलैन साहब। बच्चे आप सब लोगों को क्लियर है? तलहा जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाया बच्चे, अहमद अली साहब, आदिल साहब। आदिल बच्चे आज आपने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जी। क्लियर हो गया? अच्छा, आप थर्ड वन कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाला। थर्ड वन क्या है जी बच्चे? थर्ड वन ये है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट हो जाए तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। और ये वो सिचुएशन है, देखिए इसमें क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये सिचुएशन। अब देखें एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया ना बच्चे? तो ये बच्चे आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, ये देखिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डिक्रीज करता है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इन सब की शेप क्या होती है? यू शेप होती है। मार्जिनल कॉस्ट बताता है कि किस स्टेज तक हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए, ये बात बड़ी ही अहम है। और ये रिलेशनशिप मैंने एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ शो करवाया। सेम एग्जैक्टली रिलेशनशिप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी होता है, कोई फर्क नहीं है। जो एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ है वही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी है। ये टेबल और उसके बाद ये दोनों डायग्राम्स। बच्चे इस पॉइंट तक सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एक दरमियान में रहता है, बाकी मैंने ये आपके साथ चैप्टर इस पॉइंट तक डिस्कस कर लिया, इस पेज तक। अब आपने याद रखना है लॉज ऑफ कॉस्ट से पहले तक मैं आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं। ठीक हो गया ना बच्चे? करेंगे इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर। चलें, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा जी। ठीक है, मैं पास पेपर के क्वेश्चन भी रेफर कर देता हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मेरी क्लास भी आज है। एक मिनट ठहरिएगा बच्चे, मैं क्वेश्चन आपको रेफर कर ही दूं, कोई बात नहीं, अब हम लेट तो हो गए हैं। नोट कीजिएगा, आपका होमवर्क है जल्दी से। ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट चैप्टर है, इसमें से कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं किया एग्जामिनर ने। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट नोट करते जाएं। तला ग्रुप में आपने शेयर भी करना है होमवर्क। ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाई द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो मैंने भी आपको बताया ना पास पेपर का क्वेश्चन है, ये वही आंसर लिखना था आपने। देखें एग्जामिनर पहले कहता होता था बताओ इसकी शेप क्या है, अब एग्जामिनर ने वो भी नंबर खा लिया, आपको खुद बता दिया यू शेप है, बताओ क्यों यू शेप होती है। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट आपका होमवर्क है। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 13, 13 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, ये टेबल आपने मुकम्मल करना है। वो आपसे कह रहा है फर्म की फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है हर पॉइंट पे, तो आपने ये कैलकुलेट करना है। मुझे बताएं जरा फिक्स कॉस्ट क्या है इस सिचुएशन में, जल्दी से बताओ, आप लोग बताओ, जल्दी करो बच्चे जल्दी। फिक्स कॉस्ट क्या है? राना अहमद, मुख्तार साहब, शाबाश, बिल्कुल ठीक। दीदा फातिमा बिल्कुल सही है बच्चे। और किसी बच्चे को समझ आई हो इस पॉइंट की? किसी बच्चे को नहीं समझ में आई अभी तक बात? जी जुबैर साहब ने बता दिया, जजाकुमुल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक हो गया जी, अब सबको समझ आ गई है, शाबाश। देखें जब हम कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते
तो हमारी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है और वो है 22 टोटल कॉस्ट है, तो यही तो फिक्स कॉस्ट होगी। याद है ना, नोट में ये बात मैंने लिखवाई हुई है आपको जी। 13 का ए पार्ट आपका होमवर्क है, नोट कर लिया तलहा साहब आपने? ग्रुप में आपने शेयर करना है बच्चे। बच्चे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 20। इस क्वेश्चन नंबर 20 का सिर्फ ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट, ये भी वही कोई पार्ट है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आप कर सकते हो और सी पार्ट आप कर सकते हो, लेकिन बहरहाल आप सिर्फ ए पार्ट ही कर ले। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया हुआ है, बस काफी है। बल्कि क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूजिंग अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहले मैंने पास पेपर के क्वेश्चंस में से दिए हैं, अब मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने शेयर करना है ग्रुप में। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।